स्वतंत्र भारत की जो विदेश नीति रही थी या जो आंतरिक सुरक्षा नीति रही थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की गई। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को ले जाना, जो कि पूर्णतः एक आंतरिक मुद्दा था, उसको दो देशों के बीच में विवाद का मुद्दा बना करके उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना, यह भारत की एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन भारत ने एक और बड़ी गलती करी जब उसने विदेश नीति के मोर्चे पर तिब्बत का मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया गया, तो भारत ने तिब्बत के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने का विरोध किया। और विरोध करने के पीछे भारत ने तर्क क्या दिया कि तिब्बत और चीन ये दोनों इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से आपस में सुलझा लेंगे, इसीलिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सोचिए, किसी एक देश पर, तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसके संदर्भ में भारत की नीति है कि ये दोनों देश आपस में बैठ करके इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, जबकि कश्मीर जो कि पूर्ण रूप से भारत का था, उस आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत लेके चला गया। तो भारत की विदेश नीति में और आंतरिक सुरक्षा नीति में ये ऐसे ऐसे ब्लंडर्स थे, बल्कि कश्मीर मुद्दे से भी बड़ी ब्लंडर थी, जबकि तिब्बत के मुद्दे पर भारत ने तिब्बत का साथ नहीं दिया। आज इसी का परिणाम है कि भारत चीन संबंध इतने कटु हैं, क्योंकि भारत ने उस समय जो स्टैंड लेना चाहिए था वो नहीं लिया। तिब्बत के चीन के जो कि साम्यवादी शासन स्थापित करने वाले नेता थे माओ त्से तुंग, जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे वहां चीन की कम्युनिस्ट पूंजीवादी सरकार के विरोध में, तो इस लॉन्ग मार्च के दौरान इनकी यात्रा तिब्बत से होकर के गुजर रही थी। तो जब तिब्बत से होकर के गुजर रही थी तो तिब्बतियों ने इनकी बहुत मदद करी। तो उस दौरान माओ त्से तुंग का यह स्टेटमेंट है कि तिब्बत को देश के दर्जे से हटाना यह हमारा इकलौता बाहरी ऋण है। मतलब ये कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं माओ त्से तुंग कि तिब्बत एक देश है और हमने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया है और इस देश को इसके देश के दर्जे को छीन लिया है, यह हम पर एक बड़ा ऋण है, एक कर्ज है। आगे लिखते हैं, कहते हैं, और हमें किसी दिन तिब्बतियों के इन सभी व्यवस्थाओं के लिए उन्हें शुक्रिया कहना होगा जो हमने उनसे प्राप्त की है। सोचिए, ये वही माओ त्से तुंग है जो तिब्बतियों को उनकी लॉन्ग मार्च में सहयोग करने पर मदद के लिए शुक्रिया कह रहे हैं और उनको एक देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जब यही माओ त्से तुंग सत्ता में आते हैं, वहां की पूंजीवादी सरकार को, चीन की पूंजीवादी सरकार को हटा करके, तो यही तिब्बत पर हमला करके और तिब्बत पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये मार्क्सिज्म का इनका एक जो डुअल कैरेक्टर था, दोहरा चरित्र था, उसके संदर्भ में एक बार सरदार पटेल लिखते हैं। सरदार पटेल ने एक बार, एक उस समय के फेमस पत्रकार हुआ करते थे दुर्गादास, आजादी के बाद के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक गिने जाते थे। तो दुर्गादास को सरदार पटेल ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो लिखते हैं, कहते हैं कि मैं मन ही मन सिर्फ इस बात के लिए कुढ़ रहा हूं कि मैं नेहरू को आने वाले समय के खतरों को नहीं दिखा पा रहा हूं। अब ये किस खतरे की बात कर रहे हैं भाई सरदार पटेल? तो लिखते हैं कि, कहते हैं कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। हम इसके प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकते क्योंकि साम्राज्यवाद एक नए रूप में सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अभी तक हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त हुए थे और अब चीन का साम्राज्यवाद यहां आ रहा है और वो एक नए रूप में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था वो कैपिटलिस्ट था, पूंजीवादी था। अब ये समाजवादी मार्क्सवादी साम्राज्यवाद है जो चीन के रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि साम्राज्यवाद एक नए रूप में सामने आ रहा है। इनके दरबारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के जो दरबारी हैं, जो उनके आसपास के चापलूस हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं और मुझे भविष्य को लेकर के गंभीर आशंकाएं हैं। सोचिए, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था पूर्ण रूप से, तब ही सरदार पटेल ने यह आशंका जाहिर कर दी थी कि चीन साम्राज्यवादी देश है और वह दक्षिण एशिया में, पहले से लिख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में वो अपना साम्राज्यवाद फैलाने का प्रयास करेगा। और इनके कहने के बाद वैसा ही एग्जैक्टली हुआ। ये कह रहे हैं कि नेहरू उस समय, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय चापलूसों से घिरे रहते थे और वे चापलूस नेहरू को गलत तरीके से डायरेक्टेड करते थे। तो इस तरीके से
भारत की एक ऐसी विदेश नीति रही तिब्बत के संदर्भ में जिसने कि अंततः चीन जैसे एक विस्तारवादी देश को हमारे सीमा पर ला करके खड़ा कर दिया। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत आप सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विस्तार में फैला हुआ एक देश था, और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के चलते ही तिब्बत को विश्व का छत या दुनिया का छत कहा जाता है। इसकी जो राजधानी लहासा है वो लगभग 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और जो चीन के आसपास जो तिब्बत का पठार है वो पूरा पर्वतों से भरा पड़ा है। अगर हम नदियों के बारे में बात करें, तिब्बत का महत्व कैसे बढ़ जाता है, तो तिब्बत एशिया की सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूरे एशिया को प्रभावित करती हैं, उन नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें कि इंडस हम जानते हैं, सिंधु वहां से निकलती है, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, उसके बाद साल्वेन, मेकांग, यांगसी और पीली नदी। ये सभी जो नदियां हैं ये या तो भारत को या फिर चीन को या फिर दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया को बड़े स्तर पर जलापूर्ति करती हैं। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। और तिब्बत की एक अलग विशेषता यह भी रही है कि तिब्बत में उनकी अपनी एक अलग प्रजाति है, उनका जो रेस है वह भी चीनियों से भी अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, उनका धर्म भी अलग है। जो तिब्बत का बौद्ध धर्म है वो दुनिया के शेष बौद्ध धर्मों से अलग है। तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है वो बेसिकली वहां पर जो पाल काल था उस काल में वहां पर वज्रयान के रूप में गया, लेकिन वो वज्रयान के मुख्य रूप में नहीं रहा। वहां पर तंत्रवाद आया और थोड़ा सा और वहां का लोकल धर्म के साथ मिलकर के वहां पर बौद्ध धर्म का एक अलग स्वरूप विकसित हुआ। तो धर्म भी अलग है, वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था भी अलग है। वहां के लोग राजनीति में, जो वहां के दलाई लामा एक पोस्ट हुआ करता था, उनको अपना राजनीतिक हेड मानते थे, और इसके लिए वहां पर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। वे उनको अपना ईश्वर का प्रतिनिधि और हेड मान करके उनके साथ अपना लोकतांत्रिक सिस्टम चलाते थे। अर्थव्यवस्था एकदम अलग, पूरी तरीके से दुनिया से लगभग कटा हुआ, ठीक है। उनकी अपनी मुद्रा थी, कुछ देशों के साथ उनके राजनीतिक संबंध भी थे। तो इस तरीके से बिना शक के इन सारी विभिन्नताओं के साथ और सारी राजनीतिक परिस्थितियों से यह कहा जा सकता है कि तिब्बत एक अलग स्वतंत्र देश होने की सभी क्षमता, स्वतंत्र देश होने की सभी क्षमता और सभी योग्यता रखता था, ठीक है। और यह ऐतिहासिक रूप से एक अलग राष्ट्र भी था, जब तक कि चीन ने 1950 में इस पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर लिया। तो इस तरीके से जो ये तिब्बत है, जो कि एक अलग देश होना डिजर्व करता था और सदियों से एक अलग देश था, इस पर चीन के 1950 के कब्जा के बाद यह देश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो जो 8वीं शताब्दी का इतिहास है तिब्बत का, 8वीं शताब्दी का इतिहास, या यूं कहें कि आधुनिक काल से पहले का जो तिब्बत का इतिहास है वह बहुत वर्चस्वशाली, बहुत मजबूत साम्राज्य का इतिहास है। 8वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत के राजा जो थे त्सुनांग डेटसेन, इन्होंने चीन को परास्त किया। चीन के हान राजवंशों के साथ इनका युद्ध हुआ और उनको इन्होंने युद्ध में पराजित किया, और इसके बाद इनके बीच में एक संधि हुई, 783 ईस्वी में एक संधि हुई, और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री थी उसको आइडेंटिफाई किया गया कि चीन की सीमा रेखा ये है, तिब्बत की सीमा रेखा ये है, और दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ठीक है। बाद में जब 11वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुंचा तो वहां पर अनेक बौद्ध मठों की भी स्थापना हो गई, और जो तिब्बत का रीजनल धर्म जो था वह बौद्ध धर्म के साथ मिलकर के एक अलग धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म के एक अलग संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरीके से चीन से इनका कल्चर भी अलग था, राजनीतिक इतिहास भी पहले से चला आ रहा था, और वह वर्चस्वशाली राजनीतिक इतिहास था। लेकिन इन्होंने कभी चीन पर कब्जा नहीं किया, युद्ध भी किया तो युद्ध में विजेता होने के बाद भी चीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सीमा रेखा स्पष्ट कर दी कि हम दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब बात है
कि चलिए ठीक है, तो इतिहास था। अंग्रेजों ने तिब्बत के साथ कैसा संबंध रखा, मतलब कि जब भारत ब्रिटिश शासन के दौरान था तब भारत तिब्बत संबंध कैसे थे। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने 1903-1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा, ठीक है। और इस यंग हस्बैंड मिशन के साथ ही अंग्रेजों के साथ तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वहां पर हस्तक्षेप किया नहीं, सिर्फ व्यापारिक संबंध ही बनाए रखने का प्रयास किया। तिब्बत के साथ अंग्रेजों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। बाद में जब तिब्बत के साथ संबंध बढ़ने लगे, लेकिन चीन तिब्बत दोनों में लगातार द्वंद्व चल रहा था, तो इस द्वंद्व का, इस विवाद का समाधान ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने बाद में 6 अक्टूबर 1913 को, या बल्कि 1913 में एक अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन का नाम था शिमला अधिवेशन। और इस शिमला अधिवेशन में 1913 में अंग्रेजों ने भारत, तिब्बत और चीन तीनों देश के प्रतिनिधियों को बुलाया। यह अधिवेशन 6 अक्टूबर 1913 से लेकर के 3 जुलाई 1914 तक चलता रहा। इसमें कुल 8 बैठकें हुई और इसके अध्यक्ष जो थे सर हेनरी मैकमोहन, जो कि बाद में भारत चीन सीमा की जो बाउंड्री बनाई, इन्हीं की अध्यक्षता में वो बाउंड्री बनी थी और इसी निर्णय के आधार पर वह बाउंड्री भी बनाया गया था। तो सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में भारत और चीन और तिब्बत, इन तीनों देश के प्रतिनिधियों ने मिलकर के 1913-14 में डिसाइड किया कि इन देश के बीच की सीमाएं क्या क्या रहेंगी, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर से चीनी की या चीन की टैक्टिक्स शुरू हो जाती है, चीन की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जो चीन के प्रतिनिधि थे इवान चेन, उन्होंने तिब्बत पर चीन के अधिकार का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि तिब्बत तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है ही नहीं, तिब्बत तो हमारा एक प्रांत है। और उसके लिए वो तर्क क्या देते हैं, प्रांत कैसे है, तो कहते हैं कि चंगेज खान ने तिब्बत पर शासन किया था। और अब ये चंगेज खान को क्या कह रहे हैं, चंगेज खान को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चंगेज खान एक चीनी था, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चंगेज खान एक मंगोल था और उसने चीन और तिब्बत दोनों पर शासन किया था। तो चीन का जो विस्तारवादी कैरेक्टर था वह इस शिमला एग्रीमेंट में दिखने लगा और चीन ने दुनिया को यह बताने का, बल्कि ब्रिटिशर्स को यह बताने का प्रयास किया कि तिब्बत की संप्रभुता नहीं मानी जानी चाहिए, तिब्बत पर हमारा अधिकार मान लिया जाए। और लेकिन जो तर्क दिया वो इतना हास्यास्पद था कि यह तथ्य किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता था, कोई भी इसके साथ अग्री नहीं हो सकता था, इसीलिए इस तथ्य को तुरंत खारिज कर दिया गया। बाद में जो चीनी प्रतिनिधि थे उन्होंने एक और तर्क ढूंढा, और वो तर्क क्या था कि नेपाल ने सन 1791 में तिब्बत पर हमला किया था और ऐसे में एक चीनी सम्राट कियान लोंग ने 1793 में तिब्बत को सहायता भेजी। जब नेपाल ने तिब्बत पर हमला किया तो आप सभी जानते हैं कि तिब्बत कोई सैन्य संरचना, बहुत मजबूत सैन्य संरचना बनाने वाला देश नहीं था, शांतिप्रिय देश था, युद्ध ज्यादा लड़ते नहीं थे वो। तो जब नेपाल ने तिब्बत पर हमला किया तो चीन के सरकार ने, या चीन के जो राजा थे, उन्होंने तिब्बत को सहायता भेजी अपने मिलिट्री के रूप में। अब इस मिलिट्री सहायता को भी इस 1913 के शिमला एग्रीमेंट में, शिमला बैठक में चीन के प्रतिनिधि ने यह कह करके प्रस्तुत किया कि देखिए, हमने 1793 में तिब्बत को इसलिए सहायता भेजी क्योंकि तिब्बत क्या था, तिब्बत हमारा अपना क्षेत्र था, तिब्बत का कोई संप्रभुता नहीं है, तिब्बत हमारा राज्य था, हम मानते थे कि वो हमारा है, इसीलिए तिब्बत पर जब चीनियों ने हमला किया तो हमने अपनी सेना भेज दी। इससे पहले तिब्बत का जो 1000 सालों का इतिहास रहा है, उसका एक अलग राजनीतिक इतिहास रहा है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया और सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए और दोनों निरर्थक। ये बैठक की फोटो है जिसमें ये चीन के प्रतिनिधि हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं और ये तिब्बत के प्रतिनिधि हैं इधर। यह दावा खारिज कर दिया गया और बाद में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी हम कुछ समय के लिए मुद्दा गया था, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सन 1912 में चीन का तिब्बत से हटाना तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता है।
इन्होंने भी कह दिया कि 1912 में चीन ने जो पहले तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और तिब्बत ने उनको हटा दिया, तो अब तिब्बत एक स्वतंत्र देश है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी यह मान लिया कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है। अब सोचिए, शिमला अधिवेशन में जो सभी प्रतिनिधि बैठे थे, इन्होंने 27 अप्रैल 1914 को एक एग्रीमेंट पर सहमति दे दी। और वो एग्रीमेंट क्या था, उसमें समझौता क्या किया गया, संधि यह किया गया कि तिब्बत को चीनी प्रांत में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, मतलब चीन तिब्बत पे कब्जा नहीं करेगा। दूसरा, कि ब्रिटेन ने तिब्बत के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करने की सहमति दी। इसका मतलब है कि न तो चीन तिब्बत पर कब्जा करेगा, न ही अंग्रेज तिब्बत पर हमला करेंगे, दोनों तिब्बत के मामले में अलग रहेंगे। ठीक है। और इसी एग्रीमेंट के आधार पर 1938 में मैकमोहन रेखा खींची गई और उसे भारत और तिब्बत के बीच में सीमा रेखा मान लिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से भारत, चीन और तिब्बत 1913 के एग्रीमेंट से तिब्बत की स्वतंत्रता और एक अलग देश के रूप में इंटरनेशनली उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अब आते हैं वर्ष 1949। वर्ष 1949 माओ त्से तुंग वहां के राष्ट्रपति बन चुके थे। चीन में कम्युनिस्ट शासन आ गया था और माओ त्से तुंग, जिसने कि पहले तिब्बत को एक अलग देश मान लिया था, उसने 1949 में तिब्बत पर हमला कर दिया और संधि के विपरीत, जो 1913 में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के विपरीत तिब्बत पर हमला करके और 1951 तक पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, चाइना उस समय हुआ करता था, उसने मंगोलिया के कुछ प्रांतों पे कब्जा किया, तुर्किस्तान के कुछ प्रांतों पे कब्जा किया और तिब्बत के कुछ प्रांतों पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से 1949 में जो चीन का विस्तार शुरू हुआ वह 1951 तक पूर्ण हो गया और 1951 तक पूरा तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया। अब यहां ये बात ध्यान रखना है कि 1953 में दलाई लामा एक बार 1951 में दलाई लामा, जो ये आपको दिख रहे हैं दलाई लामा, ये माओ त्से तुंग से मिलने के लिए, ये दलाई लामा है, माओ त्से तुंग से मिलने के लिए तिब्बत गए, चीन गए। उस समय ये तिब्बत के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो जब ये माओ त्से तुंग से मिलने के लिए चीन में गए तो माओ त्से तुंग ने इनसे क्या कहा कि देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं माओ त्से, कि तिब्बत एक महान देश है, आपका एक बेहद अद्भुत इतिहास है। माओ त्से कह रहे हैं खुद दलाई लामा से, आपने बहुत समय पहले चीन पर विजय भी प्राप्त की थी, लेकिन अब आप पीछे रह गए हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हो सकता है कि 20 साल के बाद आप हमसे आगे हो जाएंगे तो फिर चीन की मदद करने की बारी आपकी होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी आप समस्या में हैं, आप एक अलग देश थे, अभी आप समस्या में हैं तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, बाद में फिर आप भी हमें मदद करिएगा। तो ये चीन पे तिब्बत पे कब्जा कर चुके हैं और फिर भी तिब्बत के प्रतिनिधि दलाई लामा से कह रहे हैं कि हम आपको देश मानते हैं, लेकिन हम आप पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि हम आपकी मदद करने के लिए वहां गए हैं और बाद में जब आप अच्छा हो जाइएगा तो फिर बाद में आप भी हमारी मदद कर दीजिएगा। मतलब कि माओ त्से तुंग भी कब्जा करने के बाद भी यह मानते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। अब प्रश्न उठता है कि चलिए, माओ त्से तुंग ने तो माना, हालांकि माओ त्से तुंग ने कब्जा भी किया, भारत को क्या करना चाहिए था और भारत ने क्या क्या किया? अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास किया था कि तिब्बत की स्थिति बनी रहे? क्योंकि भारत भी 1913 के एग्रीमेंट में एक पार्टी था, एक मेंबर था, ब्रिटिश भारत के साथ हुआ था एग्रीमेंट। तो जब चीन एक तरफा तिब्बत का अधिग्रहण कर रहा था तो क्या भारत ने उस पर कोई स्टैंड लिया कि आप उस 1913 के एग्रीमेंट का विरोध कर रहे हैं? तो भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने एक दोस्त और एक पड़ोसी के अपने दायित्व का निर्वहन किया? भारत तिब्बत का पड़ोसी था, तिब्बत के साथ दोस्ताना संबंध थे, क्या भारत ने उसे बचाने का प्रयास किया? नहीं किया। क्या नेहरू उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी अपनी बात पर टिके रहे? क्योंकि चीन क्या कर रहा था, चीन तो अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत तिब्बत पर अपना साम्राज्य फैला रहा था
और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार कहा करते थे कि हम साम्राज्यवाद के सभी स्वरूपों की आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ है। तो फिर चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया तो क्या जवाहरलाल नेहरू को उस समय तिब्बत के सपोर्ट में कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? क्या उन्होंने लिया? तो नहीं लिया। क्या भारत ने अपने पड़ोसी के उपनिवेश होने से बचाने का प्रयास किया? तो नहीं किया, उसको चीन का उपनिवेश बनने दिया। क्या भारत ने अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने का प्रयास किया? तो भाई हित क्या है? तो इससे पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को या जवाहरलाल नेहरू को चेता चुके हैं कि चीन साम्राज्यवादी है, वह साम्राज्य विस्तार करेगा, वह भारत के लिए भी चुनौती है, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसीलिए तिब्बत का एक स्वतंत्र देश के रूप में बने रहना जरूरी है। सरदार पटेल ने बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू को बता चुके थे। उसके बावजूद जबकि चीन साम्राज्यवादी है तो उसे अपने पास आने से रोकना है, हमें तिब्बत को बीच में बफर स्टेट बने रहने देना है, हमें तिब्बत का अधिग्रहण हर हाल में रोकना चाहिए था ताकि एक साम्राज्यवादी देश हमारे सीमा के पास नहीं आए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो फिर प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत या फिर तिब्बत को लेकर भारत की क्या नीति थी? तो तिब्बत को लेकर के भारत की कोई नीति ही नहीं थी, क्योंकि भारत तिब्बत को एक देश ही नहीं मानता था। उसने मान लिया कि चीन का प्रांत है। तो ये सब सारी जो गलतियां भारत ने उस समय की 1949 में, और उसने तिब्बत जैसे एक बड़े देश को, कोई छोटा सा एक कोई आइलैंड नहीं है, एक बहुत बड़ा देश है, उसको एक साम्राज्यवादी देश चीन का अंग बनने दिया। अब और इसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी क्या भाषण देते हैं? 1 नवंबर 1950 को एक प्रेस में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उसमें वो कहते हैं उस इंटरव्यू में कि भारत के पास तिब्बत की सैन्य सहायता करने के लिए न तो आवश्यक संसाधन है और न ही कोई इच्छा। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास शक्ति तो है ही नहीं, लेकिन इच्छा भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं है कि तिब्बत को हम बचाएं। भाई आपके पास शक्ति नहीं होना समझा जाता है, चलिए ठीक है, भारत चीन से उस समय लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इच्छा भी नहीं है। क्यों? आप तो साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। फिर कोई एक साम्राज्यवादी देश आपके पड़ोसी देश पर कब्जा कर रहा है तो आपकी इच्छा भी नहीं है उसको बचाने की? तो उन्होंने कहा हमारी इच्छा भी नहीं है। इतना ही नहीं, तिब्बती सरकार ने चीनी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध किया, यूनाइटेड नेशन में विरोध किया, और लेकिन चूंकि तिब्बत जो था वह यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने भी, सोचिए ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलता था उस समय, कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने जब तिब्बत ने अपील किया कि भाई हमारे ऊपर चीन का कब्जा हो रहा है, आप रोकिए, इंटरफेयर कीजिए, तो और तिब्बत उस समय यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं हुआ करता था, तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने कहा कि आप एक देश हैं ही नहीं, आप सिर्फ एक एनजीओ है, और उन्होंने उनको एक एनजीओ घोषित करके उनके अपील को टालने का प्रयास किया। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र चलता था उस समय। जब इस बात पर जब तिब्बत को लगा कि हाँ हमारी बात तो नहीं मानी जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारा पक्ष कोई अगर देश उठाए जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर हो तो शायद मेरी बात सुनी जाएगी। तो तिब्बत ने भारत से अपील किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आप हमारा मुद्दा उठाइए, लेकिन भारत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि चीन कहीं हमसे नाराज न हो जाए। अब सोचिए कि एक आक्रामक देश चीन के नाराज होने के चलते हम अपने पड़ोसी का मदद नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की सरकार ने तिब्बत के सरकार को यह सलाह दिया कि आप पर हमला हुआ है, आप पर चीन ने कब्जा कर लिया है, फिर भी आप क्या करिए, आप चीन के साथ शांतिपूर्ण समझौता कर लीजिए, आप यूनाइटेड नेशन में मत जाइए, आप शांतिपूर्ण समझौता कर लीजिए। इस तरीके से जब तिब्बत की अपील बाद में 23 नवंबर 1950 को यूनाइटेड नेशन में चर्चा के लिए आई, भारत ने हालांकि वो मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे देशों ने यह मुद्दा उठा दिया, और जब उस पर चर्चा होने लगा तो भारत का स्टैंड क्या था? सोचिएगा, देखिएगा ध्यान से, कि भारत ने इस चर्चा का विरोध किया। तिब्बत पर यूनाइटेड नेशन में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, भारत इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि, और बहाना क्या भारत क्या दे रहा है कि चीन से हमने बातचीत कर लिया है और चीन इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए तैयार हो गया है। मतलब भारत कह रहा है कि हमने चीन से बात कर लिया है और चीन इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई जब एक देश कब्जा कर चुका है
और वो कह रहे हैं हाँ हाँ अब तो हम कब्जा कर चुके हैं, अब तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। तो कब्जा होने के बाद कौन सा शांतिपूर्ण समाधान होता है? लेकिन भारत, उसने यूनाइटेड नेशन में जबकि तिब्बत के सपोर्ट में स्टैंड लेना चाहिए था, तो सिर्फ चीन के डर से या कुछ और भी कारण रहे होंगे जो हम चर्चा करेंगे, भारत ने तिब्बत के सपोर्ट में स्टैंड नहीं लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या चीन को तिब्बत पर हमला करने से रोका जा सकता था या तिब्बत का अधिग्रहण करने से रोका जा सकता था? इसका जवाब है कि सन 1950 में चीन एक कमजोर स्थिति में था। चीन उस समय भारत की जो जीडीपी थी लगभग उसी के आसपास उसकी भी जीडीपी थी, इकोनॉमिकली भी कमजोर था, मिलिट्रीली भी कमजोर था, बहुत कमजोर स्थिति में था, ठीक है। और साथ ही वह कोरिया में व्यस्त था। कोरिया में उस समय साम्यवाद और पूंजीवाद का युद्ध चल रहा था और चीन की अधिकांश सेनाएं, उत्तर कोरिया जो आज देश है, वहां साम्यवादी शासन स्थापना में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चीन की बहुत बड़ी सेनाएं उधर उत्तर कोरिया के सपोर्ट में कोरिया प्रायद्वीप में लड़ने के लिए बिजी थी। तो ऐसे में वहां पर, और वो हट भी नहीं सकती थी वहां से, क्योंकि वहां पर तो युद्ध चल रहा था। तो चीन सैनिक रूप से भी उस समय ताकतवर नहीं था और वह अपने मुख्य भूभाग को किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं रख सकता था, क्योंकि उसकी अधिकांश सेना कोरिया में थी, सेनाएं भी उसकी इधर नहीं थी। तो इसका मतलब है कि चीन उस समय बड़ी कमजोर परिस्थिति में था। तिब्बत को भी बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ होता अगर भारत तिब्बत के सपोर्ट में खड़ा हो गया होता, क्योंकि भारत के पास खड़ा होने का एक स्टैंड भी था, क्योंकि भारत, तिब्बत और चीन के बीच में 1913 का सिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो भारत को ही खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि तीन ही देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो भारत को खड़ा होना था। लेकिन और अगर भारत खड़ा हो गया होता तो आप सभी को पता है कि चीन में मार्क्सवादी शासन आ रहा था, मार्क्सवादी शासन था और पूरा पश्चिमी विश्व मार्क्सवाद के खिलाफ था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब चीन के इस सरकार के खिलाफ में थे और चीन के किसी भी कदम पर जहां पर कि वो किसी भी आक्रामकता को दिखाता था, पश्चिम के देश उसके खिलाफ कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार थे। ऐसे में अगर भारत थोड़ा सा स्टैंड लेता तो उस समय जो वैश्विक राय, चूंकि उस समय स्तर पर चीन को एक आक्रामक देश घोषित मान लिया गया था कि चीन बहुत आक्रामक देश है, सभी देश भारत के नेतृत्व की ओर, भारत की ओर देख रहे थे कि भारत इस मुद्दे पर आगे आए ताकि हम लोग तिब्बत को सहयोग करके और तिब्बत को एक अलग देश बनाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब एक बात है कि भाई चलिए, भारत की मंशा खुद सैन्य हस्तक्षेप करने की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास उस समय उतने इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेस नहीं थे, हम खुद सैनिक सहायता नहीं दे सकते थे तिब्बत को। लेकिन और देशों को तो कह सकते थे कि आप तिब्बत की सैनिक सहायता कीजिए। चलिए, हम सैनिक सहायता के लिए नहीं कह सकते थे, लेकिन हम यह तो कह सकते थे कि आप कूटनीतिक सहायता कीजिए। चीन को कूटनीतिक तौर पर तो काउंटर कर ही सकते थे। चीन ऑलरेडी कोरिया में युद्ध में लड़ा हुआ था, उधर से भी प्रेशर बन सकता था उस पर, तो होने को बहुत कुछ हो सकता था। उस समय द इकोनॉमिस्ट जो कि न्यूज़पेपर है, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी के बारे में न्यूज़पेपर के तौर पर जाना जाता है, उसने लिखा, क्या लिखता है द इकोनॉमिक्स, जो कि न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता था, अमेरिका का न्यूज़पेपर था। वो क्या लिखता है कि सन 1912 के बाद से चीन से पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखने के चलते तिब्बत का एक स्वतंत्र देश के रूप में माने जाने का दावा बेहद मजबूत है, लेकिन इस मामले में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ना भारत पर निर्भर करता है। अगर भारत अपने और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करने का फैसला करता है तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान करने में देर नहीं करेंगे। सोचिए, द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि जो ये मुद्दा चल रहा है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, भारत इस मामले में अगर तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देता है तो भारत के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका भी तिब्बत को तुरंत स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देंगे। सोचिए, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देता अगर भारत, तो भारत के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन भी खड़े हो जाते और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको तुरंत मेंबर बना दिया जा सकता था। उस समय राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ था, तो उसको मेंबर बना दिया जा सकता था, एक अलग देश घोषित कर दिया जा सकता था, काउंटर किया जा सकता था चीन को।
लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एक विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं प्रसेनजीत बासु, इन्होंने एक मैगजीन है जो कि एशिया के बारे में इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी हुई बातें लिखती है, एशिया रिवान, उसमें वो लिखते हैं कि अमेरिकी तिब्बत की संप्रभुता के दावे का समर्थन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अमेरिका तैयार था कि हाँ, हम तिब्बत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे, लेकिन उन्हें दावे को दृढ़ करने के लिए भारत के समर्थन की आवश्यकता थी, क्योंकि भाई भारत ही तो उस एग्रीमेंट में था ना, तो भारत के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन साम्यवादी नेहरू ये लिखते हैं कि साम्यवादी नेहरू जो कि विचार से ही साम्यवादी थे और जो यह मानते थे कि साम्यवाद आने वाले समय की सबसे बड़ी सफल अवधारणा होगी और भविष्य में दुनिया साम्यवाद के नेतृत्व में चलेगी, नेहरू ने अमेरिकी प्रस्ताव को नकार दिया। सोचिए, जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ इसलिए अमेरिकी प्रस्ताव को नकारा और तिब्बत पर चीन का कब्जा होने दिया क्योंकि चीन साम्यवादी देश है। जवाहरलाल नेहरू भी विचार से साम्यवादी हैं और ये मानते हैं कि भविष्य में साम्यवाद का पूरी दुनिया पर शासन होगा। तो सिर्फ अपने वैचारिक सहयोगी को उन्होंने पूरे एक बड़े देश पर कब्जा करने के लिए छूट दे दी और उस देश को बचाने का प्रयास नहीं किया। एक उसी समय के एक विद्वान थे डॉक्टर एस.एन. राजाराम, उन्होंने लिखा कि यह किसी त्रासदी से कम नहीं है कि इतिहास के इस बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर दो व्यक्ति जिनका नेहरू पर सबसे अधिक प्रभाव है और वे कृष्ण मेनन और के.एम. पडिक्कर। सोचिए, कृष्ण मेनन जो कि नेहरू के सबसे पक्के सहयोगी थे, इन्हीं के सलाह पर नेहरू डिसीजन लेते थे, और दूसरा चीन में भारत के जो राजदूत थे के.एम. पडिक्कर, ये दोनों क्या थे? दोनों ही साम्यवादी हैं। और राजाराम ने ये लिखा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा संकट है कि एक साम्यवादी देश ने दूसरे पर हमला किया है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है वो, और फिर भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे विश्वसनीय दो लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, वे दोनों के दोनों कम्युनिस्ट हैं और वो दोनों के दोनों चीन के सपोर्टर हैं। आगे वो लिखते हैं कि कश्मीर में नेहरू के द्वारा की गई भूल को तो हर कोई जानता है, लेकिन तिब्बत में उनके द्वारा की गई मूर्खता के सामने वह कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि तिब्बत में जवाहरलाल नेहरू से मूर्खता हुई थी, भूल नहीं थी। कश्मीर मुद्दे को भूल कहते हैं और तिब्बत मुद्दे को मूर्खता कहते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि यही एक ऐसी गलती थी जिसने जल्द ही भारत को एक तीसरे दर्जे की शक्ति के रूप में आंका जाने लगा और इसे पाकिस्तान के समकक्ष रखा जाने लगा। मतलब भारत का जो इंटरनेशनल जो एक स्टेटस हुआ करता था, वह इसी मुद्दे के बाद इतना डाउन हो गया कि अब भारत को पाकिस्तान के बराबर का देश माना जाने लगा। मतलब वह देश जो कोई स्टैंड ही नहीं ले सकता है इंटरनेशनल मुद्दे पर, कोई खड़ा होने के लिए उसके पास कोई स्टैंड नहीं है। अब प्रश्न है कि ठीक है, भारत क्या कर सकता था, तिब्बत को भारत कैसे बचा सकता था? तो पहला है कि तुरंत चीन के अधिग्रहण को पहले तो ओपन में आकर के भारत का जो प्रशासन है यह घोषित करे कि हम चीन के तिब्बत पर अधिग्रहण को खारिज करते हैं, हम यह एक हस्तक्षेप मानते हैं, एक देश पर दूसरे देश का हमला मानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या करे कि तिब्बत को नैतिक समर्थन दे और अपने भाषण में कहे कि हम तिब्बत के लोगों के साथ खड़े हैं। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोध दर्ज करवा सकता था कि ये एक देश पर हमला है। चौथा क्या कर सकता था कि चीन की कार्रवाई के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर राय तैयार कर सकता था। दुनिया वैसे ही चीन के खिलाफ थी, चीन में साम्यवाद चल रहा था और वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा चीन के खिलाफ था। तो ऐसे में भारत चाहता तो चीन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जनमत तुरंत तैयार हो जाता। तिब्बत को तुरंत भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने भी हिंट किया था भारत को कि आप सिर्फ मान्यता दीजिए, क्योंकि अमेरिका जो हिंट करता था वो वहां के न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हिंट आता था। तो वहां के न्यूज़पेपर ने कहा कि आप सिर्फ तिब्बत को मान्यता दीजिए, हम और ब्रिटेन दोनों एक साथ मान्यता दे देंगे। तो भारत तिब्बत को मान्यता दे सकता था। अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए राजी कर सकता था भारत। ठीक है। और तिब्बत में जनता की राय का पता लगाने के लिए वहां पर जनमत संग्रह की मांग उठा सकता था। भारत कह सकता था, जब कश्मीर के मुद्दे पर भारत का स्टैंड जनमत संग्रह के साथ था, जो कि भारत का टोटली आंतरिक मुद्दा था, तो तिब्बत तो एक इंटरनेशनल मुद्दा था ही, वहां पर जनमत संग्रह की मांग भारत उठा सकता था। लेकिन भारत ने इनमें से कोई भी स्टैंड
नहीं लिया। जबकि इनमें से किसी भी स्टैंड को लेने के लिए आपको आर्थिक और सैनिक रूप से ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप में हिम्मत होना चाहिए स्टैंड लेने की, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहां पर भारत ने वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया और वो भाषण में कहते हैं कि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि तिब्बत काफी समय से दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। मतलब तिब्बत दुनिया से कटा हुआ है, इसलिए तिब्बत देश ही नहीं है। और सामाजिक तरीके से देखें तो यह काफी पिछड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि काफी पिछड़ा हुआ है और सामंती है। तो काफी पिछड़ा हुआ है और सामंती है तो इस पर कोई भी देश कब्जा कर सकता है। यह तय है कि वहां पर होने वाले बदलाव छोटे से शासक वर्ग और कुछ बड़े मठों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वहां पर कोई हमला नहीं हो रहा है, वहां पर बदलाव हो रहा है जो वहां के मठों को और सामंतों को पसंद नहीं आ रहा है। और मैं इन सामंती प्रमुखों की इस नई स्थिति से नाराज होना अच्छे से समझ सकता हूं। मैं समझ रहा हूं कि हाँ भाई वो सामंत लोग हैं, तो ये जो नया बदलाव हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उससे वो तो सामंत तो नाराज होंगे ही होंगे। हम सामंतवाद के रक्षक रूप में खड़े नहीं हो सकते और मैं तिब्बत का सहयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तिब्बत एक सामंतवादी देश है। अब सोचिए कि कोई भी देश अगर वह पिछड़ा है, सामंती है, तो क्या प्रगति में मदद करने के नाम पर कोई अन्य देश उस पर कब्जा कर लेगा? और अगर यही तर्क है तो इस तर्क के आधार पर अगर अमेरिका एशिया में या अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में, जबकि भारत में भी सामंती संरचना थी। भारत में भी कुछ बड़े अमीर लोग थे, अधिकांश जनसंख्या गरीब थी। तो इस तरीके से तो ब्रिटिश शासन जो भारत पर था यह भी क्या था, जायज था। ब्रिटिशर्स को अधिकार था भारत पर हमला करके उस पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि भारत में सामंतवाद था, भारत में सामंती संरचना थी, पूरा अफ्रीका में सामंती संरचना थी, इसलिए अमेरिका वहां पे कब्जा करने के लिए स्वतंत्र था। ये ऐसा लॉजिक था जो कि एक प्रधानमंत्री के स्तर से, इतने इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री जो खुद को इंटेलेक्चुअल होने का दावा करते हैं, इस प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं आना चाहिए था। अब यह भी सोचिए कि ये इस बात को जवाहरलाल नेहरू जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो चीन का क्रूर साम्राज्यवाद है वह तिब्बत के सामंतवाद से अच्छा है। मतलब क्रूर साम्राज्यवाद के नाम पर के तिब्बत सेना भेज करके, चीन सेना भेज करके तिब्बत में जो बर्बर हत्याएं करवा रहा है वह ठीक है, लेकिन तिब्बत में जो सामंती संरचना है वह गलत है। तो इस तरीके से तिब्बत का सामंती संरचना समाप्त होना चाहिए, चाहे वहां पर साम्यवाद कितना भी क्रूर हो जाए। उस देश पर कोई देश अधिकार कर सकता है जहां पर कि सामंतवाद है। इतना ये बचकानी एक इंटरव्यू इन्होंने दिया। उसके बाद जब बाद में एक पुस्तक लिखी गई क्लॉड एपी के द्वारा, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी है विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन। ये किताब आप लोगों को दिख रही है। इसमें वो लिखते हैं, और लिखते नहीं है, एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य बताते हैं। सोचिए कि तिब्बत पर एक देश कब्जा कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए था, तिब्बत की मदद करनी चाहिए थी ताकि साम्राज्यवादी चीन हमारे से सीमा नहीं साझा करे, हमारे से दूर रहे जितना दूर रहे। लेकिन भारत क्या कर रहा है, ये क्लॉड एपी ने इस पुस्तक में एक रहस्य का उद्घाटन किया। रहस्य क्या था कि नेहरू ने तिब्बत में जो पीएलए के हमलावर सैनिक थे, पीएलए मतलब पीपल रिपब्लिकन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसके हमलावर सैनिकों को तब चावल की आपूर्ति कर दी थी जब सन 1950 में जीने के तिब्बती तरीके और उनकी संस्कृति को तहस नहस करने में चीन के सैनिक व्यस्त थे। और इस अवधि की सबसे विचित्र घटना थी पीएलए के सैनिकों को खाने के लिए भारत से आने वाले चावल का मिलना। बिना दिल्ली के सक्रिय समर्थन के पीएलए के सैनिकों के लिए तिब्बत में जीवित रहना संभव नहीं था। अब ये क्लॉड एपी ने अपनी इस पुस्तक में प्रूव किया है कि जब चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया तो वे वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते थे।
क्योंकि उनको खाने के लिए संकट हो गया। तिब्बत के लोगों ने तो उन्हें खाने के लिए दिया नहीं अनाज, और वो चीन से अनाज लेकर के जा नहीं सकते थे, इतना पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र था। उनका तो उद्देश्य ही था कि हम तिब्बत पे कब्जा करके और वहां का अनाज खाएंगे, लेकिन वहां का अनाज उन्हें मिला नहीं खाने के लिए, तो खाने के लिए मरने लगे। और उस समय भारत तिब्बत में उन चीनी सैनिकों के लिए चावल भेज रहा है, उन हमलावर सैनिकों के लिए चावल भेज रहा है। किस लिए? क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई भाई, तुम कब्जा कर लो, तुम तो मेरे भाई हो, तुम कब्जा कर लो एक देश पर। और इस तरीके से भारत उन आक्रामक चीन के सैनिकों के लिए चावल भेज करके और उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि हां तुम कब्जा करो। यह बात कितनी विचित्र थी। अब प्रश्न उठता है कि चलिए आखिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों किया? अरुण शौरी जो कि एक विपक्ष के नेता रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया थी कि अगर हम अजगर के प्रति पर्याप्त विनम्र रहे तो वह शायद इतना दयालु हो जाए कि हमें ना निकले। ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू शायद ये सोचते होंगे कि चीन एक अजगर है और हम अगर उसके सहयोगी बन जाएंगे तो शायद वो हमें नहीं खाएगा। इस मुद्दे पर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण करने वाला वह होता है जो मगरमच्छ को इस उम्मीद के साथ खाना खिलाता है कि वह उसे सबसे आखिर में खाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत को पता था कि चीन भारत पर हमला जरूर करेगा, लेकिन फिर भी भारत चीन को सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि भारत को लगता था कि चलो अभी तुरंत तो हम पर हमला नहीं हो रहा है चीन का, बाद में होगा, सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि हम चीन की मदद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसा करना एक बेहद शांत और मित्र पड़ोसी का एक खतरनाक दबंग से अदला बदली करना था। मतलब बेहद शांत और मित्र पड़ोसी तिब्बत, और उसको हमने किससे बदल दिया? चीन जैसे एक दबंग पड़ोसी के साथ बदल दिया। चीन हमारे यहां सीमा तक आ गया। अगर ये गलती हमने नहीं की होती तो हमारी सीमा एक शांत देश से लगी होती, लेकिन हमने वो गलती करी और एक आक्रामक देश हमारे सीमा तक पहुंचाया। इसी के बाद चूंकि भारत का जो स्टैंड था वो बहुत ही लुंज पुंज रहा, इसके बाद से चीन के जो लीडर्स थे उन्होंने भारतीय नेताओं का रिस्पेक्ट करना भी छोड़ दिया। अब ये भारतीय नेताओं को भाव भी नहीं देते थे। मतलब कि भारत का जो स्टेटस था वह चीन के नजर में भी बहुत गिर गया। इसका परिणाम क्या रहा? भारत की तिब्बत नीति का परिणाम रहा कि भारत 1962 में चीन के साथ चीन के हमलों को झेलने के लिए बेबस हुआ। चीन ने हम पर हमला किया, तो हमारी जो तिब्बत नीति थी वो अंततः हम ही पर भारी पड़ी और चीन ने हम पर हमला किया। जो सीमा कभी सबसे सुरक्षित सीमा समझी जाती थी वह प्रधानमंत्री नेहरू की तिब्बत नीति के चलते सबसे असुरक्षित सीमा में बदल गई। और इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं भूत प्रेत नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं तिब्बत की हत्या को भारत के जिम्मे आता देख रहा हूं। वो कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि तिब्बत एक देश के रूप में मर रहा है और इसका पूरा पूरा जिम्मेदारी भारत पर है। उन्होंने आगे लिखते हैं कि तिब्बत के मामले में भी हमने बेहद असफल तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाए और मुझे लगता है कि तिब्बत का रक्त हमारे कंधों पर है। तिब्बत मर रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को तिब्बत का नाम तक आना अभी भी जरा भी पसंद नहीं है और वे उसकी आजादी के किसी भी उल्लेख को प्रत्यक्ष बकवास मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कह रहे हैं कि अगर कोई बीच में जवाहरलाल नेहरू से तिब्बत के मुद्दे पर चर्चा भी करता है तो प्रधानमंत्री नेहरू उसको डांट देते हैं, यार क्या बकवास चर्चा कर रहे हो। इस हद तक भारत तिब्बत के प्रति लापरवाह था और ये उस समय हमारे राष्ट्रपति हैं वह कह रहे हैं। अब इसके पीछे का एक और कारण था कि जवाहरलाल नेहरू का जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दृष्टिकोण था वो एक थिंकिंग लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि साम्यवादी देश साम्राज्यवादी हो ही नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू का एक थॉट था, एक सोच थी कि जो भी साम्यवादी देश हैं वो साम्राज्यवादी हो ही नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि साम्यवाद तो साम्राज्यवाद का विरोध करके आया है। तो पहले से ही एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना
यह भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो चीन के प्रति या बल्कि साम्यवाद के प्रति एक पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सरदार पटेल ने भी जून 1949 में नेहरू को लिखा था कि सिक्किम, तिब्बत और चीन, इसके बारे में वो लिखते हैं कि हमें सिक्किम के साथ साथ तिब्बत में भी अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। सरदार पटेल पहले ही चीन के तिब्बत पर हमला से पहले ही कह रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू को और कहते हैं कि हमें तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। हम कम्युनिस्ट ताकतों को जितना अधिक दूर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से विदेश नीति के मोर्चे पर भी बहुत अधिक परिपक्व हुए। उन्होंने कम्युनिस्टों के रियल कैरेक्टर को बहुत जल्दी पकड़ लिया। इसीलिए वो कहते हैं कि हम कम्युनिस्टों को जितना अधिक दूर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। और तिब्बत लंबे समय से चीन से बिल्कुल अलग है। मेरा अनुमान है कि जितनी जल्दी कम्युनिस्टों ने खुद को चीन के बाकी हिस्सों में स्थापित किया है, वे तिब्बत के स्वायत्त अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले ही उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि चीन तिब्बत पर कब्जा करेगा, इसीलिए हमें तिब्बत के मोर्चे पर अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। और आपको ऐसी परिस्थितियों में तिब्बत को लेकर अपनी नीति पर ध्यान से विचार करना होगा और अंततः इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। मतलब ये सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके ये इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए, मार्क्सवादी ये जो हैं ये किसी के सगे नहीं हैं, ये कभी भी आप पर भी हमला करेंगे, आप अपनी तिब्बत नीति को लेकर के तैयार हो जाइए। इसके बाद सरदार पटेल का जो लेटर था कुछ समय बाद, बहुत समय तक, लंबे समय तक छुपाए रखा गया, बाद में फिर ये वायरल हो गया। तो लोगों ने यह भी समझ लिया था कि उस समय जो एक अवधारणा बनाई गई थी कि जवाहरलाल नेहरू को इंटरनेशनल जो विदेश नीति है उसकी समझ बाकी भारत के नेताओं से अधिक है। इस लेटर के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जो थे वो जवाहरलाल नेहरू से आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर तो थे ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंटरनेशनल समझ के आधार पर भी सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे थे। जवाहरलाल नेहरू एक पूर्वधारणा से ग्रसित थे कि वो साम्यवादी आक्रामकता को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। बाद में पटेल ने, दुर्गा दास उस समय जो पत्रकार थे, उनको एक चिट्ठी लिख करके बताया कि मैंने नेहरू को प्रेम किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं नेहरू को पसंद करता था एज प्रधानमंत्री, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मुझे उतना पसंद नहीं करते थे और इसीलिए मैं इसको लेकर भीतर ही भीतर कूढ़ रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू का बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं उन्हें सामने आने वाले खतरों को देखने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूं। मैं बड़ा चिंतित हूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को जो हमारे सामने खतरा आ रहा है उसको लेकर के समझा नहीं पा रहा हूं। चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। हम इस बात को लेकर अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि साम्राज्यवाद एक बिल्कुल नए स्वरूप में सामने आ रहा है। सोचिए, सरदार पटेल यह प्रेडिक्शन करने में कितने आगे थे, विदेश नीति को किस बेहतर तरीके से समझ रहे थे कि अब साम्राज्यवाद का कैरेक्टर बदल गया है। अब साम्राज्यवाद, पहला साम्राज्यवाद जो था वो पूंजीवाद के साथ आया, अब मार्क्सवाद साम्यवाद के साथ आ रहा है। आगे लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्क्सवादी लोग काम तभी करते हैं जब उनका मकसद मुनाफे का होता है। मतलब ये मार्क्सवाद के रियल कैरेक्टर को भी समझ रहे थे कि मार्क्सवादी आपके साथ काम तभी कर रहे हैं जब उनको लाभ हो रहा है, जब आपसे, आपके तभी मित्र हैं जब आप उनको लाभ हो रहा है। वो किसी के मित्र नहीं है और उनके चारों ओर फैले दरबारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं और भविष्य को लेकर मेरे मस्तिष्क में गंभीर आशंकाएं हैं। अब वो चिंतित हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री को इस बात को नहीं समझा पा रहा हूं कि ये मार्क्सवादी किसी के सगे नहीं है, कम्युनिस्ट शासन किसी का सगा नहीं है, उनसे जितना बच के रहे उतना अच्छा है। इसके जवाब में, चूंकि जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे पर सरदार पटेल को चिट्ठी लिख करके बताया, काउंटर जवाब दिया कि नहीं दिया है तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह मानना कि कम्युनिज्म का अर्थ ही विस्तार और युद्ध है, या और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो चीनी साम्यवाद का मतलब सिर्फ भारत की ओर विस्तार करना है, नासमझी के अलावा कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि चीन भारत की ओर विस्तार करेगा, यह सिर्फ नासमझ सोच है। कम्युनिस्ट कभी विस्तार करते ही नहीं है, ये ओपन में भाषण में जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और
नेहरू जी के इसी नासमझी का परिणाम था कि चीन पीठ के पीछे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता रहा। साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका की तरफ से प्रयास किए गए, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने एज अ प्रधानमंत्री यह डिसीजन लिया कि नहीं, हम चीन को नाराज नहीं कर सकते, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं चाहिए। तो इस तरीके से चीन के खतरे को जिस तरीके से सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहचाना था, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहचानने में असफल रहे, और परिणाम रहा कि आज भारत चीन संबंध इतना बिगड़ा रहा और तिब्बत एक जो पूर्ण देश था उस पर चीन का कब्जा हो गया। भारत जो कि एक शांतिपूर्ण पड़ोसी के साथ सह अस्तित्व के साथ रह सकता था, उस पड़ोसी को भारत ने गंवा दिया और एक आक्रामक साम्यवादी देश हमारा पड़ोसी बन गया, जो कि हम पे युद्ध भी लड़ चुका है और बार बार सीमा पर उसके साथ विवाद होते रहते हैं। तो आजादी के बाद की ऐसी कुछ नीतिगत गलतियां थी हमारी, जिसका कि खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। देखते हैं इसका समाधान कब तक निकल के आता है। ठीक है, तो आज इस मुद्दे पर हमने अच्छी चर्चा करी। उम्मीद है आप लोगों को यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक मुद्दे के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।